हेलो नमस्कार बच्चों। आप सभी का सीआरएमआईएस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी बच्चों की प्रीलिम्स यानी 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 26 जुलाई 2026 को कंडक्ट होने जा रही है। अभी हमारा आज जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो ये वीडियो बेसिकली 12 तारीख की रात को अपलोड हो रहा है। आपके सामने 13 दिन मात्र बचे हैं। मैं 14वें दिन को तो काउंट ही नहीं कर रहा क्योंकि उस दिन आपकी एग्जामिनेशन होगी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि सर बाकी की 13 दिन की क्या हमारी राइट स्ट्रैटेजी हो, और साथ ही साथ सर हम उनसी कौन-कौन सी चैप्टर्स हैं जो अलग-अलग सब्जेक्ट्स के हम पढ़ कर जाएँ, जिससे कि वहाँ से हमारा क्वेश्चन आए और मैं आराम से सॉल्व कर पाऊँ। तो आज की जो हमारी जो लेक्चर होगी ये 2 मुद्दों को लेकर सेंट्रलाइज़ रहेगी। पहला जो मुद्दा होगा कि 13 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि लास्ट टाइम पर बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों का समय, और इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन-कौन हैं, इसको भी लेकर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं होगा, टू द पॉइंट बातें होंगी। सवाल ये खड़ा होता है कि सर 13 डेज की हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो भाई देखो, ऐसा है कि जो आपको पढ़ना था, है ना, वो आपने पढ़ लिया और आपकी अभी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी हो चुकी है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद पर विश्वास रखिए, अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, क्योंकि बिना पॉजिटिव माइंडसेट का एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखो कि पिछले 1.5 से 2 सालों में जो भी किए हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रिपरेशन किए हो। और अभी अगर आप 13 दिन के स्ट्रैटेजी की बात करें, तो इसको मैं बेसिकली कुछ डायमेंशन में आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप अगर उस डायमेंशन को फॉलो कर लेते हो, तो 13 दिन की जो स्ट्रैटेजी होगी काफ़ी फ्रूटफुल होगी, जो कि आपको हेल्प करेगा इस बार 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए। मैं ये कहूँगा कि लास्ट टाइम पे कोई स्ट्रैटेजी चेंज मत करना। हाँ, जो मैं ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, उसके अनुसार थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेना। लास्ट टाइम पे कोई नई किताब मत पढ़ना, जो पढ़ कर आ रहे हो वही करना है। लास्ट टाइम पे कोई नई चीज़ मत देखना, नहीं तो सारा पढ़ा हुआ गुड़ गोबर हो जाएगा। अंत में एक ही चीज़ कहूँगा, अगली टॉपिक यानी 13 दिन की स्ट्रैटेजी बताने से पहले, कि आप सभी को खुद पर भरोसा रखना है कि इस बार आप प्रीलिम्स निकालने वाले हो। पिछली बार जो गलतियाँ किए हो, या फिर अगर फर्स्ट टाइम इस अटेम्प्ट को दे रहे हो, तो आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से मैसेज रहेगा कि खुद पर भरोसा कीजिए। आइए पॉइंट पर। 13 दिन की स्ट्रैटेजी क्या हो? तो भाई ऐसा है कि 13 दिन की स्ट्रैटेजी में कुछ डायमेंशन है। पहले तो कि स्टैटिक पोर्शन हमारा हो गया, है ना? दूसरा आपका जो है करंट अफेयर का सेक्शन हो गया। इसके बाद जो है आपको अपना एलिमिनेशन ट्रिक्स पे फोकस करना है ना? एलिमिनेशन ट्रिक्स पे फोकस करना है, ठीक है? एलिमिनेशन ट्रिक्स पे। और इसके बाद जो लास्ट में हमारा है पीवाईक्यू एंड घटना चक्र, और इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू डील द एमसीक्यू। आप सब कर लोगे, अगर आपने ये चीज नहीं किया ना, तो आपका प्रीलिम्स इस बार भी नहीं निकलने वाला है। मेन जो गेम है बेसिकली इसी का है, हाउ टू डील द एमसीक्यू। सारे बच्चे करके जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो 90% जनता है, एलिमिनेशन ट्रिक्स और हाउ टू डील द एमसीक्यू यहाँ पर आकर चुक जा रही है, ठीक है? तो स्टैटिक में जो अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स की कौन-कौन से टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर क्या आपको पढ़ना है, वो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये तो अभी इस 13 दिन के स्ट्रैटेजी के बाद का जो अगला पॉइंट होगा, यही होगा कि भाई अलग-अलग सब्जेक्ट के कौन-कौन से चैप्टर पढ़ें, उस पर मैं आऊँगा। करंट अफेयर के लिए बोलूँगा कि ज़्यादा कहीं भटको मत। आप कहीं पर अगर जाओगे, अगर कोई इंस्टीट्यूट ये गारंटी दे रहा है कि भाई आप ये पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन टकरा जाएगा, ये परम सत्य है कि आप कहीं से भी कुछ कर लो, चाहे कोई भी करंट अफेयर का आप कैप्सूल ले लो, लास्ट टाइम पे एक भी क्वेश्चन नहीं टकराएगा। हाँ, पहले ऐसा होता था, है ना? मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स थी आज के 5-6 साल पहले की जिनकी करंट अफेयर से डायरेक्टली क्वेश्चन आती थी, है ना? ऑफ कोर्स उनकी कंटेंट टीम बड़ी अच्छी थी, लेकिन अब उन संस्था में वो कंटेंट क्रिएट करने वाली टीम अब वहाँ पर नहीं रही, अब वो खुद तैयारी कर रही हैं। मैं ऐसे कई संस्थाओं को जानता हूँ। तो लास्ट टाइम पे आप यही करिए कि अभी तक आप जो भी करंट अफेयर आप फॉलो कर रहे थे, आप उसको फॉलो करते रहिए। किसी की वीडियो देख रहे तो उसको देखते रहो। लेकिन अभी तक अगर आपने नहीं शुरू किया है ना? आप कंफ्यूज हो कि भाई कहाँ से हम वीडियो देखें या क्या करें? तो लास्ट टाइम पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्रतियोगिता दर्पण देखो। हाँ, लास्ट टाइम पर आप ये कर सकते हो कि देखो, करंट अफेयर 2 पोर्शन है। एक तो नेशनल, एक बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल का करंट अफेयर मैं खुद ला दूँगा। नेशनल वाली करंट अफेयर जो है, आप उसके लिए कोई भी अगर ऐसी चैनल है
जहाँ पर बहुत शॉर्ट टाइम में उन्होंने अगर करवाया हुआ है तो वो कर लो। बजाय अभी क्या है ना, अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जाके प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ोगे या किसी भी XYZ इंस्टीट्यूट की पीडीएफ लेकर पढ़ोगे। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप फटाफट आप उनकी वीडियोस देख लीजिए, इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता है। बिहार स्पेशल के करंट अफेयर के लिए वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। ये तो पहले क्लियर हो गई, करंट अफेयर का मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो करंट अफेयर का सारा मामला आपका सॉल्व हो गया, अभी सिर्फ वीडियो देखना है। लेकिन हाँ, मन में रखना कि कोई भी अगर करंट अफेयर का ला रहा, बिहार का अगर करंट अफेयर है तो वहां से टकरा जाएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा होराइजन नहीं है बिहार का। लेकिन अगर नेशनल करंट अफेयर अगर आप देख रहे हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहां से आएगा, या हो सकता है नहीं भी आएगा। ठीक है, तो वो रिस्की है, बट आदमी खुद की संतुष्टि के लिए एक बार देख लेता है। तो देख लेना ताकि आप सेटिस्फाइड रहो। लेकिन क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देख लेना चाहिए हर व्यक्ति को। तो मैं कहूंगा कि किसी भी है ना चैनल का आप शॉर्ट नेशनल करंट अफेयर देख लो, बिहार का तो मैं कर दूंगा। इसके अलावा आप सभी बच्चों को ये चाहिए कि अभी आप घटना चक्र को छोड़ दो। लास्ट टाइम पे घटना चक्र को देखने की कोई जरूरत नहीं है। घटना चक्र आपने पिछले 1.5-2 सालों में अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो घटना चक्र आपने अगर किया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी की हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो घटना चक्र को भी करना नहीं है ना। कोई कर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, लास्ट टाइम पे ये कर सकते हो कि हर बच्चे को मैं कहूंगा कि डेली है ना मॉर्निंग में, ठीक है, यानी जितने बजे से आपका एग्जाम है, पहले तो सोने सोने के बाद आप जो है ना, सोने के बाद आप आराम से ऑफ कोर्स जब आप सुबह में उठें तो उसके बाद जो जनरली जितने बजे आपकी एग्जामिनेशन होती है उतने बजे ही आप अपने PYQ को देखिए। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली उसी टाइम पर तुम एग्जाम देने वाले हो। तो PYQ को अभी से उसी समय पर बैठ करके उस पर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। मैं तो बोलूंगा सबसे बेस्ट रहेगा लास्ट टाइम पे कि एक क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसके आंसर देखो। अगर गलत हो रहा है तो ट्राई टू नो कि क्यों गलत हो रहा है, किस अप्रोच से सॉल्व किया कि गलत हुआ था। अगर सही हुआ है तो ट्राई टू नो कि भाई क्या आपने ऐसा किया था कि वो सही हुआ। तो अगर एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, ज्यादा जानना अच्छा होगा कि आपका माइंड कैसे काम कर रहा है। ठीक है, बजाय इसके कि आप सारा क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर ले फिर आप आंसर मिलाने गए, फिर आप हर एक क्वेश्चन पे क्या थिंकिंग लगाए थे ना, अच्छे से नहीं आप समझ पाओगे। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो आप जिस समय आपकी एग्जामिनेशन होगी प्रीलिम्स, उसी समय आप PYQ देखिएगा मात्र 1 घंटा। जो 71वीं हो गया, 70वीं हो गया, इसके बाद 69वीं, 68वीं, 67वीं हो गया। 5 से 10 साल का आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि विल एबल टू एनालाइज द ट्रेंड, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड। एक तो PYQ प्रैक्टिस रहेगी, तो आपका जो है कई बारी क्या होता है कि जब आप बार-बार आप जब PYQ देखते हो तो हर बार नई चीज़ मालूम चलती है। तो इस समय तुम PYQ का देखो, इससे बेटर और कुछ नहीं होगा। तो मॉर्निंग में जब इन इन द सेंस के जितने बजे एग्जामिनेशन होती है उतने बजे आप जो है PYQ 1 घंटा देखना शुरू करो, पहली बात। तो ये तो आपको करना है। 13 दिन के स्ट्रैटेजी में मैं आपको यही बोलूँगा कि आपके पास कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं। एक तो पॉलिटी है, फिर बिहार स्पेशल हो गया, फिर इकोनॉमी हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, है ना? फिर हिस्ट्री हो गया, है ना? इसके बाद आपका ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी तो चलो यहाँ पर हो गया है। तो हिस्ट्री हो गया, फिर इसके बाद आर्ट एंड कल्चर के भी कुछ क्वेश्चन आ जाती है ना? फिर इसके बाद मैं कहूँगा साइंस हो गया, ठीक है? फिर इसके बाद लास्ट टाइम में आपका एक करंट अफेयर का सेक्शन हो गया, ठीक है? प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, है ना? तो अभी क्या करो कि भाई जो मैं रूटीन बना रहा हूँ इसमें ध्यान रखना। पॉलिटी अगर 13 तारीख से स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले हो तो आप एक काम करो कि पॉलिटी और जो अभी तो भाई ऐसा है ना कि सिर्फ रिवीजन करना है फटाफट, अभी लाइन बाय लाइन पढ़ने का समय नहीं है। अभी अगर आपने पढ़ा होगा पास्ट में ना, जब आपने सेकंड रिवीजन किया होगा या फिर जब भी आप रिवीजन किए होगे तो आपने अंडरलाइन किया होगा या जो शॉर्ट नोट्स बनाया होगा उसी को देखने का टाइम है अभी। और उसमें भी क्या-क्या पढ़ना है, तो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन्स आ रही हैं या जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकती हैं हर सब्जेक्ट की, उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक को पढ़ना है। इससे ज़्यादा आपको उसमें बुद्धि नहीं लगानी है, और वो कौन-कौन सी ऐसी चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आ सकती है और कहाँ से क्वेश्चन आया है सबसे ज़्यादा, उस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, है ना? कि भई कौन से सब्जेक्ट की कौन से चैप्टर में पढ़नी है, उस पर मैं आऊँगा, उतना अभी टेंशन नहीं लेना है। मैं अभी इतना बताता हूँ कि कितना जो है, अब मान लीजिए हमारी जो रूटीन रहेगी ना, ये बेसिकली रहेगा 21 तारीख तक, यानी 13 से 21 के बीच का रहेगा। 22 और 23 आप ऐसे ही फाइनल टच दोगे। फाइनल टच इन द सेंस बार-बार आप इसको देख लोगे, है ना? 2 दिन में सारे का खाली ऐसे-ऐसे पलट कर एक बार आप देख लोगे। आपने शॉर्ट नोट जो बनाया होगा, मेन हेडिंग्स देख लेना 22-23 को। हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, बी कूल। तो भाई 13 से 21 के बीच ये है कि 13 और 14 को पहले तो पॉलिटी और बिहार स्पेशल कंप्लीट कर लो, ठीक है? और कितना देना है आपको डेली, दोनों को 3 टू 3 आवर देना है, यानी 6 आवर देना है। अब चाहो तो 4-4 घंटे भी दे दो, कई बच्चे ऐसे हैं जो 4-4 आवर दे रहे हैं।
4-4 घंटे दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि अभी जितना पढ़ोगे उतना कम है। इसके अलावा जो है आप 1 घंटा पीवाईक्यू को दीजिए, क्योंकि अभी टेस्ट देने का समय नहीं है, ठीक है? और इसके बाद मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो है डेली एलिमिनेशन ट्रिक्स भी प्रैक्टिस कीजिए। यानी जब तुम पीवाईक्यू देखना, तो उसमें एलिमिनेशन ट्रिक्स भी अप्लाई करना 1 घंटे में, ठीक है? इसके बाद जो है 1 घंटा तुमको देखना है भाई, हालाँकि तुमको डेली 30 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, जिसमें आपको एक प्लान करना है कि भाई आप उस दिन जिस दिन पेपर होगा, उस दिन कैसे आपकी अप्रोच होगी, क्या डी डे होगा आपका। मैं तो बोलूँगा कि अभी से आप डेली जो है डी डे वाली लाइफ जीना शुरू करो, कि उस दिन जैसा आपका रूटीन रहेगा, आज से ही आप उसको जीना शुरू कर दो, है ना? तो एक बायोलॉजिकल करेक्ट आपके ऊपर जो प्रेशर हैंडल करने की क्षमता है, अभी से ही डेवलप हो जाएगी। उस दिन आपके ऊपर कोई बड़ा प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस में रहोगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, ये 30 मिनट डेली करना है, क्योंकि ये वही चीज़ है जो आपको प्रीलिम्स निकलवाएगा। द एंटायर सोशल मीडिया एंड द मैनी कैंडिडेट्स आर जस्ट टारगेटिंग दीज़ थिंग्स, है ना? उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पे फोकस ही नहीं कर रहे और ना इस पे फोकस कर रहे हैं, जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट टाइम पे अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। बहरहाल, आइए थोड़ा पॉइंट पे। तो जैसा कि मैंने कहा कि 2 सब्जेक्ट डेली लेकर चलना है 4-4 घंटे, 1 घंटा पीवाईक्यू, उसमें आप पीवाईक्यू में एलिमिनेशन ट्रिक्स अप्लाई करके देखोगे। तो एलिमिनेशन ट्रिक्स अगर आपके पास नहीं है तो उस पे भी मैं वीडियो ला दूँगा, ठीक है? हाउ टू डील द एमसीक्यू, ठीक है? इस पे आपको 30 मिनट देना है, तो टोटल 9 घंटा आपको पढ़ाई में जा रहा है। अगर आपकी मैथ बहुत कमज़ोर है या रीज़निंग आप अगर चाहते हो भैया हम कुछ प्रैक्टिस कर लें, कुछ तो क्वेश्चन हो जाए, तो डेली का 30 मिनट्स दो। अब बोलोगे सर मैं 11-12 घंटे पढ़ना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ पे एक काम करो ना फिर, कि तुम एक और सब्जेक्ट ले लो। मैं तो कहूँगा कि एक और सब्जेक्ट लेने से ज़्यादा अच्छा है कि तुम 5-5 पार कर दो। क्योंकि लास्ट टाइम पर ना तुम हेक्टिक शेड्यूल मत बनाना, ठीक है? हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक दिन में 4 सब्जेक्ट लेके चल रहे होंगे, 3 सब्जेक्ट लेके चल रहे होंगे, तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी उस प्रकार की रिवीजन पास्ट में रही होगी, इसलिए अभी आपको हैंडल करने में ज़्यादा समस्या नहीं हो रही है। मैं उन कैंडिडेट्स को कह रहा हूँ जिनको अभी लास्ट टाइम पे एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, ठीक है? इसके बाद तुम क्या करो, 15 और 16 को तुम एक काम करो, 15-16 को तुम इकोनॉमी और ज्योग्राफी में समय दे दो। फिर इसके बाद तुम हिस्ट्री और साइंस के लिए, है ना, 17, 18 और 19 ले लो, क्योंकि ये थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है। और तुम करंट अफेयर और गवर्नमेंट स्कीम के लिए 20 और 21 ले लो, है ना? तो ये मैंने आपको टाइमलाइन लिख दिया है। और आप सभी को मालूम है कि 22-23 को फटाफट आपको रिवीजन करना है। फटाफट इन द रिवीजन इन द सेंस कि जो आप पढ़े हो ना, उसी को एक बार, जैसे एक दिन में आप 4 सब्जेक्ट ले लो, है ना? और एक दिन में 4 सब्जेक्ट, ऐसे भी कर सकते हो। और 24 को फुल मस्त होकर है ना, जियो आराम से, एकदम कूल रहो। आपको जो भी आपकी हॉबी वो करो, है ना? मैं यही बोलूँगा कि 14 का ऐसा माफ़ करना, जो 25 का ऐसा तारीख है, यानी देखो 22-23 तो हो गया, 26 का आपका एग्ज़ाम है, इवन आप 24 लेना चाहो तो ले लो। ये 3 दिन में आप जो है सारे सब्जेक्ट रिवाइज़ करो, 3-3 सब्जेक्ट लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं। 25 तारीख को एकदम फर्स्ट क्लास का एन्जॉय करो, क्योंकि याद रखना, काल्म माइंड रहेगा तभी जाकर एग्ज़ाम निकालोगे। स्ट्रेस में तो गेम नहीं जीतने जा रहे हो। और मैंने हर बार कहा कि प्रीलिम्स इज़ द गेम ऑफ द माइंड। सो अगर आपकी माइंड एक्टिव है, और माइंड कैसे एक्टिव रहेगी, जब तक आप कूल नहीं रहोगे तो माइंड कैसे एक्टिव रहेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, जितना ठंडा दिमाग रहेगा प्रीलिम्स में, उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे। मैंने खुद 5 बार यूपीएससी की प्रीलिम्स निकाली है, और यूपीपीएससी मैंने खुद एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, तो मुझे मालूम है कि क्या किस तरीके के बच्चों पर प्रेशर होता है लास्ट टाइम पे। इसलिए उस आधार पे सारी बातें कह रहा हूँ। तो भाई ऐसा है कि मैंने इस बात पर पूरी तरीके से डिस्कशन कर ली। अब करंट अफेयर का मैंने मामला आपका सॉल्व कर दिया। दूसरी बात है, मैंने स्टार्टिंग की भी बात कर दी कैसे-कैसे करना है। इसके बाद लास्ट टाइम पर अभी कुछ नया मत करना, ना नया फ़ोन खरीदना, कुछ भी नया नहीं करना है। ना नए टीचर से या नए लोगों से सलाह लो, है ना? और मज़े की बात है कि बीपीएससी इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि आपको सलाह वो लोग दे रहे हैं जिनकी कभी खुद की एग्ज़ाम नहीं निकली है ना? तो ये चीज़ याद रखना है कि आप हमेशा याद रखना कि आप अगर बनारस जाना है, तो आप ऐसे कोई व्यक्ति से सलाह नहीं लोगे ना जिसको रांची जाने का रास्ता मालूम है, आप उसी से पूछोगे ना जो बनारस पहले गया है, ठीक है? ये क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ये आपको आपकी आँखें खोल रहा हूँ, है ना? क्योंकि करियर है, और करियर के सवाल पर आप ऐसे ही अपनी करियर को बर्बाद नहीं होने दे सकते हैं किसी की आम बातों पर भरोसा करके, ये आपको समझना है। लास्ट टाइम पे ज़्यादा बुद्धि मत लगाना, ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है, और अगर आप पहले से कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करते आ रहे हो तो वो भी बेस्ट है। कोई भी स्ट्रैटेजी खराब नहीं होती है, फ़र्क इतना होता है कि कितना आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, एग्ज़ीक्यूट कर पा रहे हो। तो ये तरीका मैं सिंपली बता रहा हूँ, इसको कर लेना। हाँ, एलिमिनेशन ट्रिक्स की जो वीडियो है बहुत ज़रूरी है।
एलिमिनेशन ट्रिक्स की वीडियो मैं बोलूँगा कि भैया इस पर क्या करना है, मैं एक बार वीडियो बना दूँगा। अब जैसे आपने यहाँ पर 9 घंटे का मैंने रूटीन बनाया था 4-4 आवर। कई बच्चे 5-5 घंटे भी पढ़ लेंगे 2 सब्जेक्ट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं 4 डिसेंट टाइम लेकर चल रहा हूँ। मैं बोलूँगा 4-4 ही करना है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, ऊपर-ऊपर से रिवाइज़ करना है, जो नोट्स बनाए हो उसको सिर्फ रिवाइज़ करना है। अब क्या है ना कि तुम्हारा 9-8 घंटे का तो 2 सब्जेक्ट हो गया। 9 घंटा एक पीवाईक्यू और 30 मिनट तुम्हारा हाउ टू डील द एमसीक्यू। तुम उसमें बैठकर क्वेश्चन को देखोगे भैया कैसे हम डील करने वाले हैं, क्या मेरा थिंकिंग प्रोसेस है। इसलिए मैं अपने बच्चों को एमसीक्यू ट्रेनिंग सेशन दे रहा हूँ और आप यकीन मानिए वो इतना बेस्ट सेशन इंडिया में अभी तक कोई ऐसा सेशन नहीं चला रहा है। और मेरी एक अच्छी बात है कि मैं पीआर नहीं करता, मैं कोर्स नहीं बेचता। ईश्वर की कृपा से फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, तो पैसे कमाने के लिए हम कोर्स नहीं बेचते हैं, है ना? तो यहाँ पर आप सभी को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई ऐसा है कि आज जो शिक्षा एक व्यवसाय बन चुका है, जिसे हम शिक्षा माफिया का भी कई बार टर्म देते हैं, तो मैं इन सभी चीज़ों से अभी अभी बहुत दूर हूँ, है ना? ना मुझे शिक्षा माफिया बनना है, ना मुझे पीआर इंडस्ट्री को प्रमोट करना, अपना पीआर कराना है, बस पढ़ाना है सुकून से और आपको सफल बनाना है। तो ये तो चलो समझ में आ गया। तो भाई एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो सारे बच्चों को यहाँ ध्यान देना है, आपने अपनी तैयारी के दौरान कुछ फैक्ट शीट रेडी की होगी, हर एक सब्जेक्ट की, कि सर अगर ये वाली याद आ जाए ना सर, एग्ज़ाम में तो मैं सर क्वालीफाई कर लूँगा या कर लूँगी। तो आपको क्या करना ना उस फैक्ट शीट को सिर्फ रट्टा नहीं मारना, क्योंकि रट्टा मार के जाओगे ना तो एग्ज़ाम में ऑलरेडी तुम स्ट्रेस में रहोगे और जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो उस स्ट्रेस में और तुम गलती कर बैठोगे, है ना? तो याद रखना कि स्ट्रेस में नहीं जाना है, आपको कूल रहना है ना? तो इसके लिए क्या करना है भैया, तो आप जो फैक्ट शीट रेडी किए हैं, इस साढ़े 9 घंटा के अलावा रोज़ सुबह उठ रहे हैं और रात को सोने से पहले एक बार ऐसी उस पर नज़र दौड़ा लो ऐसे। अच्छा ये है, ठीक है, बढ़िया से उसको एक बार मेमोराइज़ कर लो और नज़र दौड़ाते रहो। ये लगातार 9 से 10 दिन तक करो। जिस दिन आपकी एग्ज़ाम होगी उस दिन देखना, जैसे ही क्वेश्चन देखोगे, माइंड में जो पहली थिंकिंग तुम्हारी आएगी, उसी पे टिक लगा देना, उस पे शक मत करना। उसी पे तुम टिक लगा दो, वो तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है? तो ये तो चलो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप ऐसे रहोगे तो आपके माइंड पे स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा, अपने माइंड को काल्म रखो, है ना? तभी जाकर सबकॉन्शियस माइंड अगर कूल रहेगा तभी जाकर बेटर परफ़ॉर्म करोगे। तो ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आप सभी बच्चों कि अगर आप में से कोई बच्चा पीवाईक्यू का भी नोट्स अगर बनाया हो, तो पीवाईक्यू को नोट्स भी वो मॉर्निंग में ही देखेगा और रात को सोने से पहले देखेगा, है ना? तो उसमें आपका चला जाएगा आधा घंटा, 1 घंटा के आसपास चला जाएगा, जो फैक्ट शीट है और पीवाईक्यू का नोट्स है। यानी इसके अलावा ये चीज़ पीवाईक्यू का नोट्स एंड फैक्ट शीट तो तुम्हारा 10.5 घंटा के आसपास हो गया। 7 से 8 घंटे की नींद लो तुम, है ना? ओवरथिंकिंग मत करो कि यार मेरा तो पास्ट में हुआ नहीं तो इस बार कैसे हो जाएगा, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। भई स्ट्रेस में रहकर अपना ही काम बिगाड़ोगे, सिंपल सी बात है, इसलिए कूल रहो, है ना? याद रखना कि जो खतरनाक जो खिलाड़ी होता है ना, जो बहुत डेंजरस वॉरियर होता है, स्माइल करके गेम को जीतता है। उदास होने की आवश्यकता नहीं है ना? और याद रखिएगा, आपका जो कॉम्पिटिशन है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन में चलो 5 से 6 दिन, 11 दिन, 12 दिन। मैं एक सेशन लूँगा लाइव, आप में से किसी बच्चे का कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछना। आई एम टेलिंग यू, बेटा ये जो कर रहे हो करते रहो, बट वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये वही चीज़ है जो आपको बार-बार फेल करा रही है। द एंटायर सोशल मीडिया एंड द फैकल्टीज इन द बीपीएससी इंडस्ट्री एंड द यूपीएससी इंडस्ट्री, I will discuss about the BPSC industry. They are just saying this kind of thing कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, but they are lacking in the how to deal the MCQ basically, and they are lacking also in the elimination tricks. So एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि 2 ऑप्शन में जब फंसते हो या 3 ऑप्शन में तो कैसे डील करना है, हर सब्जेक्ट में कौन कौन सी एलिमिनेशन ट्रिक्स अप्लाई की जाती है, और इसके बाद एक जनरल एलिमिनेशन ट्रिक्स क्या होता है, और वैसी एलिमिनेशन ट्रिक्स होगी कि बीपीएससी चाहे कैसा भी पैटर्न बदले, आप उसको आराम से उसको अप्लाई करके 20 क्वेश्चन सही कर लोगे। मेरे मेंटरशिप के बच्चों ने अप्लाई किया और उनको बेनिफिट मिला है। एक चीज और बोलूंगा कि इस बार पेपर हो सकता है बहुत टफ हो, या हो सकता है बहुत इजी हो, या हो सकता है कि ट्रिकी क्वेश्चन हो। मेरा ये कहना है रेडी फॉर द पेपर, और मैं ये मान के चलूंगा, या आपको भी मान के चलना चाहिए कि भैया पेपर बहुत टफ होने वाला, अभी तक का सबसे टफ होगा, लेकिन इसके बाद भी आई हैव टू विन द गेम। इसके बाद भी आपको खेल जीतना है, हड़बड़ाना नहीं है। और साथ ही साथ जब पेपर देखना तो देखिए हड़बड़ा मत जाना, कि अरे यार 20 को क्वेश्चन टफ मिल गया, 40 को टफ मिल गया, वो सबके लिए है। और अगर टफ है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कट ऑफ इस बार डाउन जाने वाली है। एक रिक्वेस्ट करूंगा, इजी क्वेश्चन को गलत मत करना, नहीं तो उसकी भरपाई तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देना होगा, और जब तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें पक्का गलती करोगे। तो इतना बड़ा पाप मत करना है, क्राइम मत करना है कि इजी क्वेश्चन को तुम गलत करके आ जाओ।
अभी फिफ्थ ऑप्शन आ गया, उसमें और सबसे बड़ी समस्या हो गई है टाइम मैनेजमेंट की। तो लास्ट टाइम पे 15 मिनट आप समय लेकर चलेंगे, 15 मिनट तो इन्विजिलेटर खा जाएगा, 15 मिनट आप समय देंगे, हर क्वेश्चन को आप 1 से सवा मिनट देंगे, क्योंकि 120 से 130 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना है। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है उस दिन पेपर कैसा रहेगा, लेकिन एक रेंज मैं बता रहा हूँ 125 से 135 के आसपास कर लेना। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो छोड़ने लायक ही होते हैं, उसको करना नहीं है, उसको छोड़ ही देना। इमोशनल नहीं होना है। हर क्वेश्चन पे तुम 15 से, मैं तो कहूंगा जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उस पे तुम 10 से 15 सेकंड लगाओ। नहीं सॉल्व हो रहा है छोड़ दो, इमोशन में मत जाओ कि सर मैंने ये तो पढ़ा था सर, ये सॉल्व नहीं हो रहा है सर। जस्ट उसको साइड करो, ले डूबेगा आपको फिर वो, है ना। बहुत खतरनाक चीज, हर खूबसूरत चीज खतरनाक होती है। तो अगर तुम फैक्चुअल क्वेश्चन में फंस रहे हो, फैक्चुअल क्वेश्चन के भी ट्रिक्स बता दूंगा मैं, लेकिन अगर तुम फंस रहे हो और तुमने 10-15 सेकंड लगा दी, इतना तो आइडिया लग जाएगा, इतने साल से तैयारी कर रहे हो तो छोड़ दो उसको। अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड है, मैच द फॉलोइंग है, या स्टेटमेंट एजर्शन वाली क्वेश्चन है, या कोई भी नया अगर इंट्रोडक्शन या पैटर्न बेसिकली इंट्रोड्यूस करती है बीपीएससी, उस पर तुम 30 से 35 से 40 सेकंड से ज्यादा मत लगाना। अगर इसमें नहीं होता है सॉल्व, तो ऐसे भी सॉल्व नहीं होने वाला है। तो 135 क्वेश्चन है और सब पे 1-1 मिनट का भी एवरेज लेके चले तो 135 मिनट्स हमारा 30 मिनट ऐसे ही चला जा रहा है ना। तो ऑफ कोर्स 185 मिनट्स, बट आई विल टेल यू कि ऑफ कोर्स 130 मिनट्स और लगभग 15 मिनट ये खा जाएंगे। तो कुल मिला जुला के आप मान के चलिए कि उसी में थोड़ा सा 40, 50, 55 सेकंड का एवरेज एक क्वेश्चन पे लेकर चले तो हमारा आराम से सारा चीज हो जाएगा। ये तो चलो हो गया। तो लास्ट का 10-15 मिनट आपको रखना है किस चीज के लिए भाई, कि क्वेश्चन कैसे, सॉरी नॉट अटेम्प्टेड वाले को फिल करने के लिए, बबल के लिए, है ना। क्योंकि उसके लिए कई बच्चे जो है, इस बार एग्जाम हुआ, कई बच्चों का पेपर छूट गया था, तो वो भी थोड़ा समय ध्यान में रखना है। आते हैं पॉइंट पे। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्टैटिक्स में बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं और हर एक सब्जेक्ट का कौन कौन सा चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना चाहिए, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है। तो पीवाईक्यू के आधार पर, पैटर्न पे और एफवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए, मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन सी चैप्टर पढ़नी है। मैं टॉपिक इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स टॉपिक में थोड़ा सा ये हो जाएगा कि मैं आपको अगर झूठ में बोल दूं कि ये टॉपिक कर लो तो झूठ होगा। अगर कोई बोल भी रहा है तो झूठ बोल रहा है ना, कि ये टॉपिक कर लो, है ना। तो हाँ ऑफ कोर्स मैं कुछ टॉपिक बता दूंगा जहां से क्वेश्चन आएगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो, है ना। क्योंकि बीपीएससी को चैप्टर से प्रेम है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछेंगे, ऐसा नहीं कि उस चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। ये बहुत ही ज्यादा माइनर डिफर कर सकता है, एक प्रकार से तुक्का लग रहा है टॉपिक पे। तो चैप्टर पे मैं आज डिस्कशन करूंगा। ये जो भी चैप्टर्स बताऊंगा इसको खाली कर लेना है, इसके बाद आपको बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। एडीओ में आप सभी को मालूम है, साइंस में जिस प्रकार के क्वेश्चन आए, इसने पूरी तरीके से लोगों को डरा दिया। तो इतना तो याद रखना है कि भाई ऐसा है 11th और 12th, है ना। तो उस उधर मत जाना, बस यही कहूंगा कि 11th-12th में हमें टच नहीं करना है। हाँ लेकिन इसमें कुछ चैप्टर्स आई विल टेल यू, बट क्लास 9th की, है ना, अगर हम केमिस्ट्री का देखें तो केमिस्ट्री में मैटर्स इन सराउंडिंग्स, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स को एक बार देख लीजिएगा। इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना। मैंने हिंदी में भी लिखा है, इसको एक बार देख लेना, है ना। बस यही बोलूंगा कि ऊपर ऊपर से देखना, इसमें सारा केमिकल फार्मूला वगैरह मत देखना है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा चांस है कि इस बार क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला नहीं देखना है। इसके बाद चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये देख लेंगे आप, है ना। तो ये एनसीईआरटी का है, अगर आपको कहीं से भी ये मिल जाए, आपने कहीं से भी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, बस इन चैप्टर्स को देख लीजिएगा, है ना। खाली ऊपर ऊपर से देखना है, ठीक है। इसके बाद क्लास 10 में अगर आओगे, क्लास 10 की केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, याद रखना, देखना तो सारा चैप्टर है, लेकिन फिर से कह रहा हूँ फॉर्मूला मत देखना, फॉर्मूला ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। एसिड बेसिस एंड साल्ट को देख लेना, मेटल्स नॉन मेटल्स को, कार्बन एंड कंपाउंड्स को, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को भी देख लेना। लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा कि भाई, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि ये सर ये वाला चैप्टर छोड़ दें। क्यों छोड़ना है भाई, जब हम जानते हैं। कई बार मुझे कई बच्चे बोलते हैं सर मैं सब्जेक्ट छोड़ देता हूँ, सर बिल्कुल मत छोड़ना, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, तुक्का नहीं लगाना है। तो ये सारा चैप्टर कर लीजिएगा। और इसके अलावा मैं एक चीज और बोलूंगा, चलो ये तो 10th क्लास की हो गई। क्लास 9th की अगर हम बात कर लें बायोलॉजी की, तो सब कर लेना है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। बट मैं बोलूंगा कि क्लास 12 ये सॉरी क्लास 9 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 12 छोड़ देना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है। ये सारा चैप्टर का मैंने नाम लिखा हुआ है। इसके बाद तुम अगर क्लास 10 की बायोलॉजी देखो
तो लाइफ प्रोसेस से क्वेश्चन पूछेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी पूछेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, इससे पूछेंगे। और इन्वायरमेंट को छोड़ देना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको तुम छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद अगर फिजिक्स की देखोगे, फिजिक्स में मोशन से क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ग्रेविटेशन कर लेना, वर्क एंड एनर्जी कर लेना, साउंड कर लेना। ऑफ कोर्स इनका बहुत फेवरेट एरिया है, ज्यादातर बीपीएससी बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछती है, उसको तो छोड़ना नहीं है। फिजिक्स में अगर देखोगे तो चैप्टर नंबर 9 देख लीजिएगा, लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। इसके बाद द ह्यूमन आई एंड द केयरफुल वर्ल्ड। मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा अगर चाहो तो इसको उतने सीरियसली मत लेके चलना इस चैप्टर नंबर 10 को, है ना, इसको सीरियसली नहीं लेके चलना है। लेकिन चैप्टर नंबर 11 हो गया, चैप्टर नंबर 12 यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये खड़ा होता है, भाई ऐसा है कि बायोलॉजी ना थोड़ा सा फेवरेट एरिया है बीपीएससी का, तो बायोलॉजी के लिए भी कर सकते हो, अगर तुम कहीं से अगर किसी का नोट्स भी फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोलॉजी के लिए तुम लुसेंट के, अगर मैंने हर बच्चे को कहा था, अगर आपने पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने अभी तक जितना ही पढ़ा है ठीक है, बस ये चैप्टर्स देख लीजिएगा, इतने चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ कि लुसेंट का बायोलॉजी का पूरा सेक्शन हर बच्चा करता है, तो बस उसको एक बार रिवाइज कर लेना है ना, उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, वहीं से क्वेश्चन आने वाली है आपकी, ठीक है। इसके बाद एक चीज और कहूंगा कि 11th और 12th क्लास का, कई बच्चे कहते हैं कि सर 11th 12th क्लास का कर लें क्या। बेटा ऐसा है कि लास्ट टाइम पे कोई नया चीज करना मत, अगर मैंने इसमें कुछ बोला है तो ये चैप्टर एटलीस्ट कर लेना, ठीक है। नया चैप्टर पढ़ना मत, क्योंकि अब करके क्या करोगे लास्ट में। 11th एंड 12th क्लास के कुछ चैप्टर से डायरेक्टली बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे थे, एईडीओ में अधिकतर क्वेश्चन 11th 12th और इवन बीए के फर्स्ट ईयर के, यानी बीए माफ कीजिएगा, बीएससी के फर्स्ट ईयर के, है ना, वहां से भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा। फर्स्ट ईयर के जो बुक्स हैं वहां से भी इन्होंने, इग्नू वाली जो है वहां से उन्होंने पूछा, पटना यूनिवर्सिटी का जो है वहां से उन्होंने पूछा। तो सोर्स सबको मालूम है, लेकिन लास्ट टाइम पे आप क्या पढ़ने जाओगे, सब आपके पास समय भी तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो जो अधिकतर क्वेश्चन एडीओ में आई थी वो बीएससी के, जो पटना यूनिवर्सिटी का जो अपना है ना करिकुलम, जो बुक चलती है वहां से मैंने देखा है, वहां से कई क्वेश्चन मैच करती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि भाई ये सारी चीजें कर लेना, ये साइंस का मैंने बोला है। बायोलॉजी का लुसेंट वाला थोड़ा कर लेना, ठीक है ना। लुसेंट में जो बायोलॉजी की टॉपिक्स अगर आपने पढ़ी उसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, इससे ज्यादा आपको मैं कुछ नहीं कहूंगा कुछ करने के लिए, है ना। अगर आपने लास्ट टाइम पे कोई भी नोट्स पढ़ा है तो भी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये सारा कर लेना, ठीक है। लेकिन ये कहूंगा कि सारी चैप्टर के अलावा लुसेंट का बायोलॉजी कर लेना, है ना। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री में आए, एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में हमको क्या करना है कि प्री हिस्टोरिक एंड द हड़प्पन कल्चर, मैं कहूंगा हड़प्पन कल्चर देख लेना एक बार, हड़प्पन कल्चर, ठीक है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये देख लीजिएगा, फेवरेट एरिया बीपीएससी का। वैदिक कल्चर को चाहो तो छोड़ सकते हो, है ना। हालांकि क्वेश्चन ये पूछेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको छोड़ दो, हालांकि उतना क्वेश्चन नहीं पूछेंगे लेकिन छोड़ सकते हैं इसको। पढ़ना है तो पढ़ लो, अगर पहले से पढ़े हो तो, नहीं अगर पढ़े हो, नहीं अगर पढ़े हो तो फिर से इसको पढ़ना मत, पहले से पढ़ लियो तो रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैनिज्म बुद्धिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, इसको कर लेना है। द राइज ऑफ मगध एंड मगध एम्पायर देख लेना। अलेक्जेंडर का इन्वेजन ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं आएगा, लेकिन राइज ऑफ मगध एम्पायर देख लीजिएगा। महाजनपदास देख लेना, उनकी कैपिटल देख लेना, है ना, कब उनका फाउंड हुआ था ये देख लेना, महाजनपदास, ठीक है। इसके अलावा वेदों की रचना को लेकर के, कौन सी 4 वेद थी वैदिक कल्चर में क्रिएट की गई थी। ऋग्वेद सबसे पहले आया था, तो वेदों की जो जो क्रिएशन है, रचना है, उसके बारे में पढ़ लेना, किसने किस वेद की रचना की है। एंशिएंट इंडिया में कई ऐसी किताबें हैं जो कई बड़े लेखकों के द्वारा लिखा गया, वो लिस्ट एक बार याद कर लीजिएगा। मौर्यन एम्पायर देख लो, पोस्ट मौर्यन इंडिया देखने की जरूरत नहीं है। गुप्ता एम्पायर देख लेना, हर्षवर्धन देख लेना। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो एंशिएंट इंडिया में है, जो वोक्यूबलरीज हैं, जैसे बिष्टी नाम की एक शब्द थी जो लेबर, बॉन्डेड लेबर के लिए यूज किया जाता था, बंधुआ मजदूर के लिए, तो वोक्यूबलरी देख लेना। कौन से एम्पायर का फाउंडर कौन था, उसका टाइमलाइन क्या था, ये देख लेना। क्योंकि कई बार ये जो क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए ऐसा पूछ लेंगे, आपको ऑप्शन दे देंगे पल्लवा, चालुक्यास, पांड्यास, है ना, चेरा, सब बोलेगा कि भाई सजाओ इसमें सबसे पहले किनका क्या था क्रोनोलॉजी में, तो वो एक बार देख लेना, है ना। ये चलो हो गया भाई। हो सकता है आपको गुप्ता एम्पायर की सोसाइटी को लेकर भी क्वेश्चन पूछ ले, है ना, तो ये थोड़ा याद रखना है।
इसके अलावा अगर हम आते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में, मिडाइवल हिस्ट्री में आई विल टेल यू कि पूरा दिल्ली सल्तनत देख लो, जो पांचों एम्पायर से दिल्ली सल्तनत की, मुगल एम्पायर भी देख लेना, है ना। इंडिया अंडर द दिल्ली सल्तनत ये देखने की जरूरत नहीं है। भक्ति मोमेंट एंड सूफी मोमेंट देख लेना, विजयनगर एम्पायर देख लेना, मुगल एम्पायर देख लेना और दिल्ली सल्तनत देख लेना। देखो यहाँ पे सारा है ना। आप किसी भी किताब से पढ़ो, एक बार देख लीजिएगा, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। हाँ, ये वाला देख लेना, इंडिया अंडर द मुगल्स, ठीक है, इसको बढ़िया से रिवाइज कर लेना। और जितनी भी मिडाविल इंडिया की वोकेबलरी रही है ना, जैसे मानसबदारी सिस्टम किसे कहते थे, एक बार देख लेना, है ना। कौन कौन से एम्पायर थे, उनके फाउंडर कौन थे, है ना, वो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और इसके अलावा उनका टाइमलाइन क्या था, ये भी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। और उनकी एम्पायर में उनकी सोसाइटी कैसी थी। पढ़े हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो, अगर कुछ नया सुन रहे हो तो देखना नहीं है ना। लेकिन हाँ, मैं कहूंगा कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, जितना मैंने टॉपिक का नाम बोला है वहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा आपका, ठीक है। आप ट्रस्ट कर सकते हो मेरे पे, ठीक है। तो जिन्होंने भी ट्रस्ट किया है वो सफल रहे हैं। दूसरी चीज, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आओगे भाई, मॉडर्न हिस्ट्री से बीपीएससी को बहुत प्रेम है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया तो देखना है, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट भी देखना है, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन भी देख लेना, रिवोल्ट ऑफ 1857 देख लो, पीपल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857 चाहो तो ये छोड़ सकते हो, है ना। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इसको छोड़ सकते हो। लेकिन हाँ, अ जनरल सर्वे ऑफ सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स ये मत छोड़ना। बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया देख लेना भाई, आईएनसी के बारे में देख लेना। आईएनसी बोलूंगा कि जो मीटिंग्स हुई हैं और उस समय प्रेसिडेंट कौन कौन रहे, कहाँ मीटिंग हुई थी, ये देख लीजिएगा। और क्या डिसीजन ली गई थी हर मीटिंग में, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से। इसके अलावा एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, सशक्त राष्ट्रवाद का युग देख लेना। फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते थे, लेकिन इस बार चांस है कि पूछ लेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, मैं बोलूंगा छोड़ दो, अगर देखे पढ़े हो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़े हो तो छोड़ देना। इमरजेंस ऑफ गांधी, ये देख लेना है गांधी के बारे में। इसके अलावा नन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन देख लेना, इमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट सोशलिस्ट आइडियाज रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड अदर न्यू फोर्सेस देख लेना। ये सारी जो चैप्टर बोल रहा हूँ बेटा, ये स्पेक्ट्रम में है, राजीव अहिर वाली जो किताब है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें है, तो देख लेना। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट को पढ़ लीजिएगा। ऑफ कोर्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से इस पर ज्यादा चांस है क्वेश्चन आने का। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देख लेना, उसमें देखना है कि जितना भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कौन कौन गया था, क्या डिसीजंस आए थे, ये देख लीजिएगा। गोलमेज सम्मेलन जिसको कहते हैं। डिबेट्स ऑन द फ्यूचर स्ट्रेटजी आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देख लेना। कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस देख लेना। नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इन द वीक ऑफ द वर्ल्ड वॉर देख लेना। तो देखो, ऑफ कोर्स हिस्ट्री का थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना कि भाई ये वाला काट दो, तो आप बोलोगे सर आपने लगभग सब तो बोल ही दिया है, अब छोड़े क्या। मैंने कुछ चैप्टर छोड़ा है, और इसलिए भी इस बार मैं सारा चैप्टर बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार बीपीएससी ज्यादा टफ क्वेश्चन लेने पूछने वाली है। 17वीं बीपीएससी मैंने गेस किया था, सारे बच्चे बोल रहे थे सर ऐसा कैसे होगा, देखो आ गया। 71वीं में भी मैंने गेस किया था, सारे बच्चों को लग रहा था सर ऐसा थोड़ी होगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी आएगा। जो मैंने बोला वही हुआ। यूट्यूब पे पढ़िए मेरी सारी वीडियोस। इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट देख लेंगे, डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड द आईएनए देख लीजिएगा। पोस्ट वॉर नेशनल सिनारियो छोड़ देना। इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन छोड़ सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस देख लेना। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन देख लेना। पीजेंट मूवमेंट, वर्किंग क्लास का मूवमेंट देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर तुम बोलोगे सर इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो मैं बोलूंगा भाई ये वाली जो अपेंडिसिस है ना, परिशिष्ट, ये ऐसी चीज है कि डेली तुम, जैसे मैंने बोला था ना फैक्ट सेट, तो डेली तुम सुबह उठ करके इसको सिर्फ फटाफट वैसे ही उस पर नजर तुम दौड़ा लो एक बार। याद नहीं करना है, नजर दौड़ा लेना है। और लास्ट टाइम पे ना रट्टा मारने का प्रयास मत करना, जितना मैंने चैप्टर बोला उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है। बार बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाता। हाँ, इतना रिकॉल करने का, एक्टिव रिकॉल करने का प्रयास करना कि यार मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो 100% उसको देना, सो दैट कि जब तुम एग्जाम में बैठो तो चीजें अचानक याद आ जाए। और आधा अधूरा मन से बैठोगे रिवाइज करने के लिए, कुछ बेनिफिट नहीं होगा। चलो भाई, तो देख लीजिएगा न्यूज पेपर एंड जनरल्स, पीजेंट मूवमेंट्स, कास्ट मूवमेंट, फेमस ट्रायल्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। लेकिन एक ही चीज बोलूंगा कि पूरा जो लक्ष्य, तुम अगर राजीव अहिर का पढ़ने जा रहे हो, लक्ष्मीकांत तो चलो खुद में एक नोट्स है, लेकिन तुम अगर राजीव अहिर का पूरा बुक नहीं पढ़ना, अगर तुमने अंडरलाइन किया तो फटाफट देख लो फिर। अगर अंडरलाइन नहीं किए हो तो लास्ट में ना वो जो हर चैप्टर का समरी दिया रहता है, उस समरी देख लो, और ये सारा परिशिष्ट पढ़ लेना है, बस हो गया।
इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो ये परिशिष्ट देख लेना है, ठीक है ना। अच्छा, यही मैंने बोला है, यही सारा जो चैप्टर मैंने बोला एंशिएंट एंड मिडाइवल का, तो भाई मैंने जो बोला आपको लाइन बाय लाइन थोड़ी ना पढ़ना है, आपको बस ऊपर ऊपर से देख लेना। आपने नोट्स तो बनाया होगा ना, या आपने अंडरलाइन तो किया होगा। और अगर नहीं भी कुछ किया तो 5 घंटे का लेक्चर CRMIS के चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लीजिए हिस्ट्री का। उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है ना। आप देख लो जाकर। महायज्ञ नाम की एक इनिशिएटिव शुरू की गई थी CRMIS के द्वारा, तो वो देख लो, वो भी लेक्चर देख लोगे तो तुम्हारा हिस्ट्री का सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। और अभी पॉलिटी का भी मैं 5 घंटे का करा दूंगा, तो तुमको अलग से कुछ करना है नहीं, ठीक है। पॉलिटी का मैं ही रिवीजन करा दूंगा, उसके बाद कुछ जाना है नहीं। हालांकि मैंने जो पढ़ाया हुआ है फाउंडेशन का कोर्स, मैं लिखित तौर पे कह रहा हूँ, वहां से क्वेश्चन आएगा, और आएगा तो मैं प्रूफ भी रिलीज करूंगा। फाउंडेशन कोर्स मैंने पढ़ाई है 45 घंटे की, वहां से आएगा क्वेश्चन, मैं दिखा दूंगा, है ना। जनरली लोग 80 घंटा 85 घंटा ले लेते हैं, लेकिन मैंने 45 घंटे में, 45 घंटा भी कहाँ लगा, 40 घंटा लगा था। वो तो 5 घंटा ऐसे खाली PY को डिस्कशन कर रहे थे, तो 45 हो गया, तो मैं दिखा दूंगा। लेकिन हाँ, अभी मैं 5 घंटे का रिविजन कराऊंगा, वो भी देख लेना, तो वहीं से सारा हो जाएगा ये। लेकिन एक चीज बोलूंगा, अगर तुम पॉलिटी के देखोगे, पॉलिटी के लिए मैंने वीडियो डाल दी है कि पॉलिटी का आप देखिएगा CRMIS के चैनल पे, तो पॉलिटी के लिए मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है ना, कि ये चैप्टर कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, वीडियो पड़ी हुई है। तो पॉलिटी का तो चलो हो गया है। लेकिन जैसे इंडियन इकोनॉमी है भाई, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए मैं बोलूंगा भैया गवर्नमेंट स्कीम देख लेना, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट स्कीम छोड़िएगा मत, मैं प्रयास करूंगा, देखो अगर फुर्सत मिल जाता है तो मैं गवर्नमेंट स्कीम पे वीडियो बनाकर डाल दूंगा, डिपेंड। क्योंकि अभी मैं इतना मेंटरशिप में बिजी चल रहा हूँ ना, जो BPSC के हमारे बच्चे लास्ट टाइम, तो उनको हम नहीं छोड़ सकते ना भाई। उन्हीं के कारण से हम लोग आज हैं जो है, जो मैं आज हूँ उन्हीं के कारण से हूँ, UPSC और BPSC कैंडिडेट की वजह से। तो मैं अपने बच्चों को छोड़ ही नहीं सकता, लास्ट टाइम पे मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है उनको, तो मैं नहीं छोड़ सकता उनको, ठीक है। भले यूट्यूब का कुछ वीडियो बनाना मैं डाउन कर दूं अभी, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो मेरे भरोसे हैं, और मैं भी उनके भरोसे हूँ कि भाई वो रिजल्ट मुझे देंगे, तो मैं खुद उन पर जान लगाया हूँ। बहरहाल, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे बजट देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है। और इंडियन इकोनॉमी में बोलूंगा कि ये वाला चैप्टर मत पढ़ना, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। नेशनल इनकम में GDP, GNP, NDP, NNP देख लेना, जीवीए किसको कहते हैं, नेशनल इनकम किसको कहते हैं, देख लेना कितना GDP है इंडिया का। अलग अलग इंस्टीट्यूशन जैसे मूडी, फिच, मॉर्गन स्टैनली, इनका क्या फोरकास्टिंग है RBI का इंडियन GDP को लेकर, देख लेना। इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, थोड़ा प्लानिंग कमीशन को देख लेना, कि कोई भी प्लानिंग कमीशन था तो कौन से मॉडल पे था। माफ करना, प्लानिंग कमीशन तो 1950 में एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म की गई थी, जिसका काम था 5 ईयर प्लान को लागू करना। तो जो कोई भी 5 ईयर प्लान था, तो उसका क्या गोल था, कितना टारगेट रखा गया था, 3.1% है, कितना रखा गया था, कितना अचीव हुआ था, गोल क्या था, कौन से मॉडल पे था, तो ये देख लीजिएगा। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, तो वो देख लेना। इकोनॉमिक प्लानिंग इसी में है, ये दोनों देख लेना। इकोनॉमिक प्लानिंग छोड़ दो, मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग भाई, वो 5 ईयर प्लान देख लेना, चौथा पांचवा चैप्टर को, इसका क्रक्स बता रहा हूँ, 5 ईयर प्लान पढ़ लेना बस, और कुछ नहीं। कोई भी किताब होगा आपके पास, सब किताब बढ़िया होता है ना। तो LPG देख लीजिएगा, LPG जो शुरू किया गया था 1991 में PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के द्वारा। इन्फ्लेशन देख लेना भाई, इन्फ्लेशन बहुत ही लविंग टॉपिक है BPSC का। एग्रीकल्चर देख लेना भाई, है ना। इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेना, खासतौर पे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो देख लीजिएगा। मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना, ये देख लीजिएगा। सर्विस सेक्टर का देख लेना एक बार, है ना। सर्विस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ लेना, जैसे कॉमर्शियल पेपर, है ना। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बहुत सारे कागज पत्र होते हैं, उनको देख लेंगे आप। बैंकिंग ऑफ इंडिया को देख लेना एक बार। इंश्योरेंस इन इंडिया, मैं बोलूंगा इसको छोड़ दो, इसको मत पढ़ना। सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया देख लेना। एक्सटर्नल सेक्टर देख लेना। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO वगैरह देख लेना। टैक्स स्ट्रक्चर देख लेना। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, इसको छोड़ दो। ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, इसको भी छोड़ दो। हाँ, रैंकिंग क्या है इंडिया का वो देख लेना एक बार, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और क्या क्या पैरामीटर है वो देख लीजिएगा। तो पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया छोड़ देना ये, ठीक है ना। अब ये कौन सी किताब से मैं बेस लेकर बता रहा हूँ, ये बेसिकली रमेश सिंह वाली किताब है। अब किसी का भी किताब है, श्री राम IAS का किताब है, या फिर आपके पास अगर मान लीजिए नितिन सिंघानिया का है, विवेक सिंह का है, सभी किताब में लगभग सेम चैप्टर सबको मिलेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया कर लेना है, तो मैंने बता दिया। तो भाई इकोनॉमी का मैंने बता दिया। हालांकि इकोनॉमी में ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना, इकोनॉमी के ज्यादातर क्वेश्चन जानते हो कहाँ से आता है,
सारा इकोनॉमिक सर्वे से आएगा, बजट से आएगा। और कोई भी बच्चा ना लास्ट टाइम पे डेटा मत याद करने लग जाना, आप माइक्रो माइक्रो डेटा याद करो कि भाई इतना जीडीपी फोरकास्ट किया गया है ना। वुमेन का जैसे इंडिया जो बिहार में जो जीडीपी, बिहार का जो जीडीपी है उसमें इतना परसेंट एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है बस। अब ऐसा नहीं कि भाई राइस का इतना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो इतना माइनर डेटा, डेप्थ डेटा याद नहीं करना है ना। मतलब डोंट बी इमोशनल, बी लॉजिकल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, व्हाइल रिवाइजिंग द थिंग्स फॉर द एग्जामिनेशन। ना ज्योग्राफी एंड सीआरटी की बात कर लें तो इसमें मैं बोलूंगा कि भाई नाइन्थ में कह रहा हूँ, माफ करना, नाइन्थ का एक चैप्टर देख लेना, वेजिटेशन, वनस्पति। अगर पढ़े हो तो ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा। फिर इसके बाद 11th क्लास की पूरी एनसीईआरटी देख लीजिएगा, यहाँ से आपके फिक्स से क्वेश्चन आएगी। कई बच्चे 12th क्लास की एनसीईआरटी इग्नोर करते हैं, है ना, जो बेसिकली आपका ह्यूमन ज्योग्राफी और इसके बाद आपका जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, तो 12th क्लास वाले लोग इग्नोर करते हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन देखना आएगा, इसलिए इग्नोर मत करना भाई। लास्ट टाइम पे आपको डराऊंगा नहीं, लेकिन कई ऐसे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ओमेगा ब्लॉकिंग, यूरोप में घटना घटी, रॉसबी इफेक्ट, है ना, तो ये सारी चीजें हैं। पोलर वोर्टेक्स हो गया, फुजीवारा इफेक्ट हो गया, है ना, मेडेन जूलियन ऑसिलेशन हो गया, अक्टूबर हीट हो गया। मैं जानता हूँ आपको जहां से भी पढ़ोगे वहां पर नहीं पढ़ाया गया होगा ये सब, और ये बीपीएससी के फेवरेट एरिया है। बट लास्ट टाइम पे मैं ऐसे ऐसे टॉपिक से नाम ही नहीं लेने वाला हूँ जो आपका माथा खराब करे। मैं ये प्रयास करूंगा कि 5 घंटे में आप सभी की ज्योग्राफी मैं खुद ही रिवाइज करा दूं, ठीक है, प्रयास करूंगा। ऑफ कोर्स इट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टाइम मैनेजमेंट। अभी मैं बीपीएससी के बच्चों को मेंटरशिप में लगा हूं, अगर टाइम बचता है तो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, लेकिन पॉलिटी वाली फिक्स है कि मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगा। साइंस बेसिकली मैं पढ़ाता नहीं, तो साइंस हो सकता है, देखता हूँ अगर कोई फैकल्टी मिल जाए, अच्छा फैकल्टी, ऐसा नहीं कि किसी को घुसा देना है, अच्छी फैकल्टी मिल जाए तो मैं करवा दूंगा। चलो, तो ज्योग्राफी के लिए चैप्टर का नाम क्या लेना है, लेकिन हाँ अगर बोलोगे तो मैं बोलूंगा कि भाई द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम देख लेना, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम की गोल्डी लॉक जोन क्या है, द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर आपको मालूम है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की अगर ज्योग्राफी पढ़े हो तो पूरा पढ़ लो, नहीं पढ़े हो तो भाई 11, 12 का खाली ज्योग्राफी कर लो। और हाँ, क्लास 9 की थोड़ी सी एक चैप्टर है वेजिटेशन, वो कर लेना, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा मैं। मतलब अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि सर कोई टॉपिक बोलो ना, सर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर कोई भी यूट्यूब पे टॉपिक डाला है ना, लिख कर रख लो, ये कुणाल सर ने कहा है भाई कि आपका 26 तारीख के बाद देखना एक भी उनकी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए फैकल्टीज को, है ना, हर समय बिजनेस नहीं देखना चाहिए भाई, पढ़ना तो होगा, पढ़ने से बचना नहीं है ना। अस्कताह जिसको हम लोग कहते हैं यूपी में बेसिकली, और मध्य प्रदेश में या बिहार में, वो नहीं लाना है। एक्टिव रहो, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलो, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, बिना पढ़े एसडीएम और डीएसपी नहीं बनने वाले हो। और जो बच्चा पिछले 1.5 साल से 1 साल से पढ़ाई किया, वो बहाना नहीं मारेगा सर। भाई अगर आपने टारगेट करना है एग्जामिनेशन को, आपको क्वालिफाई करना है तो पढ़ना तो होगा। जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है, एकेडमिक्स जैसे इंजीनियरिंग की एग्जामिनेशन होती थी तो कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ते थे, वैसे अगर लेके चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए लास्ट टाइम पे कि ये चैप्टर कर दो, ये चैप्टर यहाँ से आएगा। एक तो पहले उसको बताने में काफी समय लग जाएगा, मैंने 2 से 2.5 घंटा चला जाएगा हर चैप्टर का बताने में। मैं कितना भी कम करूंगा, 1 घंटे में भी करूंगा तो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। तो कोई भी अगर आपको टॉपिक बता रहा है तो प्रोडक्टिव नहीं है, वो आपका टाइम में बर्बाद कर रहा है, पढ़ के जाओगे वैसे भी नहीं निकलने वाला है, आप देख लेना, ठीक है, करके जाओ, नहीं निकलेगा फिर मुझे मैसेज करके बोलना कि सर मेरा नहीं निकला, मैंने किया था। तो आराम से पढ़ लो, पढ़ना तो पड़ेगा ही, हम सभी ने भी पढ़ा है, सभी बच्चों ने पढ़ा है, जो आज एग्जाम निकाल चुके हैं उन सभी ने पढ़ा है ये। और प्लीज क्लास 12 वाली इकोनॉमिक ह्यूमन ज्योग्राफी को मत छोड़ना, कई लोग इग्नोर कर रहे हैं, वहीं से पूछ लेगी बीपीएससी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, हर कोई मैं देखता हूँ ज्योग्राफी के नाम पर सिर्फ वही 11th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, वो इंडियन ज्योग्राफी and the world geography, but what about the you know economical geography and the human geography? You are living these topics and the VPSC is too smart, आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है, they will ask the question। तो चलो भाई ये तो हो गया। अब आते हैं बिहार स्पेशल पे। ऑफ कोर्स बिहार स्पेशल में आपको बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी
पढ़नी ही है आपको। इसके अलावा आपको जो है बिहार इकोनॉमी पढ़नी है, लेकिन एक चीज कहूंगा, बिहार पॉलिटी में थोड़ा सा पंचायती राज को टारगेट कर सकते हैं। आप सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि बिहार पंचायती राज एक्ट 1947 लाया गया था, जिसके तहत पूरे बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। फिर उसी में थोड़ा सा सुधार करके 2006 में लाया गया, और जिसके तहत महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दी गई थी, है ना। सेंटर ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत 1/3 रिजर्वेशन दिया था। तो बिहार स्पेशल आप देख लेंगे, जो भी नोट्स है मेरे प्यारे बच्चों, जो भी नोट्स हैं आप उसको कर लीजिए। लास्ट टाइम पे फलना सर या चिलना चचा का नोट्स नहीं लेना है, या फिर फलना भैया का नोट्स नहीं लेना है। मैं आपको ये बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप जितने भी चैप्टर्स हैं उनका अगर नोट्स बनाए हो तो नोट्स को रिवाइज कर लो, नहीं बनाए हो तो सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लो, है ना। ठीक है, अभी आपके पास समय बहुत है, टेंशन मत लेना कि सर एक चीज पढ़ना हो, सर मुझे याद नहीं हो रहा है, सर मैं उस पर ज्यादा ध्यान लगाना चाहती हूँ, चाहता हूँ, सर उतना नहीं इमोशनल होना है भाई। अगर तुम पढ़े हो 1 डेढ़ साल से, तो अगर मैंने जो तरीका बताया आप अपना लोगे, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ आपने बस ड्यूटी प्ले किया, तब ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताया आपको नहीं, आपके ऊपर लगने वाला है। आप इसको सुन के दिमाग खराब हो जाएगा आपका। लेकिन लेट मी टेल यू, जो मैंने कहा है ना, लिख कर रख लो, वीडियो भी रहेगा यूट्यूब पे, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, ये परम सत्य है। तो चलो ये तो हो गया भाई, ठीक है। तो बिहार स्पेशल में 4 चीजें, आर्ट एंड कल्चर देखना मत, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। इन्वायरमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है, तो ज्योग्राफी में ही हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर बेसिकली वही एंशिएंट हिस्ट्री में, मिडाइवल हिस्ट्री में, जो बेसिकली अलग अलग एम्पायर की, जैसे मौर्यन एम्पायर है, उसमें क्या आर्ट एंड कल्चर कला होती थी, संस्कृति, तो वो सब तो आप पढ़ ही लोगे जब एंशिएंट आप पढ़ोगे तो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो इस बार पेपर थोड़ा टफ आने वाला है, आपको इस बार बीपीएससी कुछ चौंका सकती है। चौंका किस में सकती है? पहला तो पैटर्न बदल देगी क्वेश्चन का, आस्किंग पैटर्न। दूसरा कि जहां से आप सोचते थे कि भाई यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है इस बार वहीं से कम पूछ ले। कई लोगों ने, कई शिक्षकों ने भी खास तौर पे बीपीएससी को काफी टारगेट किया है, विच इज सिंपल। ठीक है, बीपीएससी के द्वारा गलतियां हुई है, और मैं खुद बीपीएससी को लेकर, इस मामले को लेकर क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपने क्रिटिसाइज कर को बीपीएससी को ओपनली आपने घायल सिर को जगा दिया है ना। तो जो टीचर्स आज उन्होंने बुराई की, अपनी तो बिजनेस बना चुके, आपके लिए खतरा हो चुका है ना। बीपीएससी उन टीचर से थोड़ी न कुछ उनको बोलने जाएगी, आपसे बदला लेगी। बदला कैसे लेगी? टफ क्वेश्चन देकर। और मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन इजी आया टफ, एग्जाम तो निकालना है भाई। तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कशन की, है ना। ये तो आपको करना नहीं है, करंट अफेयर के लिए मैंने बोल ही दिया था, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आपको कुछ करना नहीं, प्रतियोगिता दर्पण करे तो बड़ी अच्छी बात है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 10 साल के पेपर को आप रिवाइज करो, है ना। नहीं तो अगर 5 ईयर का भी कर लोगे तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि उसके पहले वाला पेपर बड़ा टफ था, क्वेश्चन बड़ा टफ था। अभी 21st सेंचुरी, खासतौर पे 2026 में प्रीलिम्स में उसका कोई लेना देना है नहीं, है ना। और मैंने अगर 1900 2000 के पहले वाला जो क्वेश्चन था, मैंने 21वीं सदी, खासतौर पे अभी क्या ही वो पूछेंगे, इतना टफ होता था 2000 के पहले। बहरहाल मैं यही कहूंगा कि 5 साल पहले वाला मैथ करने की जरूरत नहीं, भी रिसेंट का जो 5 साल का है उसको कर लो, क्योंकि वहां से ज्यादातर क्वेश्चन आ गए, क्योंकि उसी पैटर्न पे बीपीएससी पूछने वाली है ना। नहीं तो पहले तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते थे, वहां से नहीं पूछेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, बी कॉन्फिडेंट। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है ना। चलो भाई, तो एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। मैं यही कहूंगा बच्चों, जो भी मैंने बोला है, अपने अगर आपने उन सभी का नोट्स बनाया तो नोट्स रिवाइज कर लीजिए। नोट्स नहीं बना, आपने अंडरलाइन किया है तो अंडरलाइन किया हुआ पढ़ लो, ठीक है। और जैसे स्पेक्ट्रम वाला था तो लास्ट में सारा दिया रहता है समरी, उसको देख लेना, हर चैप्टर के बाद जो दिया रहता है, और लास्ट वाला इंडेक्स देख लेना, यानी परिशिष्ट। पॉलिटी का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था पॉलिटी को कैसे डील करना है, क्या क्या पढ़ना, वो देख लीजिएगा, सीआरएम के चैनल पे लाइव वाले सेक्शन में जाकर देखना, मिल जाएगा। इसके बाद ज्योग्राफी का मैंने बोल ही दिया, इकोनॉमिक्स का मैंने बोल ही दिया। इकोनॉमी का अगर स्टार्ट पोर्शन का नोट्स बनाओ तो देख लेना, नहीं बनाए हो तो देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम पे कुछ चैप्टर को देखना होगा। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि सर मैंने देखा ही नहीं है, सर मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर इकोनॉमी, तो मैं बोलूंगा रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है, छोड़ दो फिर। अगर इकोनॉमिक पढ़े ही नहीं हो तो छोड़ दो, उसके जगह एटलीस्ट इकोनॉमिक सर्वे और बजट कर लेना, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट स्कीम कर लेना। इसके अलावा
हिस्ट्री तो मैंने बोल ही दिया, हिस्ट्री का वीडियो पढ़ाया जाएगा, देख लीजिए। पॉलिटी बोल दिया, साइंस का मैं बताऊंगा। साइंस का जो मैंने बोला उतना कर लो। साइंस को लेकर बहुत सारे बच्चे डरे हैं, लास्ट टाइम पे क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर एडीओ के बाद आप चौकन्ना होकर अगर आपने कुछ मटेरियल उस तरीके से रेफर करके पढ़ाई की है तो ठीक है, उसे रिवाइज कीजिए। ये तो आप बोलोगे कि सर अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ रहा है सर, मुझे आप 15 क्वेश्चन सॉल्व करने पर बता दो, तो जितना मैंने चैप्टर बोला है उतना ही कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। और मेरी अगली जो लेक्चर होगी उसमें मैं बेसिकली डिस्कशन करूंगा एलिमिनेशन ट्रिक्स और पॉलिटी का लेक्चर ले लूंगा। फिर इसके बाद बिहार स्पेशल का करंट अफेयर। तो एक चीज तो फिक्स है कि एलिमिनेशन ट्रिक्स और पॉलिटी लेक्चर में ले लूंगा 5 घंटे का। बाकी डिपेंड करता है टाइम पे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इस बार प्रीलिम्स निकालना है, और प्रीलिम्स कैसे निकलेगा, लर्न करो, अभी समय है कैसे पेपर को डील करना है। नहीं तो आपसे कम पढ़े लिखे भी प्रीलिम्स निकाल ले रहे हैं, है ना। तो आप चुक रहे हो एक ही जगह, ये परम सत्य मान लो। कहाँ चुक रहे हो भाई, कैसे पेपर को डील करना है, कैसे क्वेश्चन को डील करना है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट बच्चों, धन्यवाद।